अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो हमारे बीच में दैट इज फ्री कंसेंट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? फ्री कंसेंट के बारे में। चलिए, सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट? तो दोस्तों पहले मैं बताना चाहूंगा व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? तो कंसेंट का बेसिक मतलब होता है दोस्तों दैट इज यूनिटी ऑफ माइंड, ठीक है। या जैसे अपन बोलते हैं कंसेंसस एट सॉरी, इसे अपन क्या बोलते हैं? कंसेंसस एट आइटम, यस। दैट इज अपन बोलते हैं यूनिटी ऑफ या यूनिसन ऑफ माइंड, कि दो मनों का मिलना। जब भी एक इंसान कुछ बोल रहा है, आप उस इंसान की बात को समझ रहे हो और आप भी उसको जवाब दे रहे हो उसी की बातों को समझते हुए, तो अपन उसे बोलते हैं कि आप लोग इसमें कंसेंट में हो। व्हेन टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट का होना जरूरी है। आज मैं कुछ और बात करूं, आप जवाब कुछ और बात का देंगे तो कैसे चलेगा? तो एग्जाम्पल के नाम पर मान करके चलते हैं कि भाई मैं डेली अलग अलग गाड़ियों से आता हूं, आपके सामने मेरी गाड़ियां दिख ही रही हैं बेटा, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, पोर्शे, नैनो, फरारी और ऑल्टो। अब इसमें से अगर देखा जाए तो 5 गाड़ियां मेरी नहीं है। कौन कौन सी मेरी नहीं है? BMW नहीं है, ऑडी नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, पोर्शे नहीं है और फरारी भी नहीं है। वेरी गुड बेटा, आपको सही पता चला है कि 5 गाड़ियां नहीं है। मेरी खुद की मेहनत की कमाई की कितनी गाड़ियां हैं? 2 गाड़ियां हैं, एक है ऑल्टो और एक है नैनो। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको नहीं पता ये बात कि मेरी नैनो और ऑल्टो ही बस है। आपको तो रोज सर इतनी गाड़ियों से आते हुए दिख रहे हैं, आपको लग रहा है सर की है सारी गाड़ियां। अब मैंने बोल दिया मैं अपनी 7 गाड़ियां आपको बेचना चाहता हूं, तो मैंने 7 वर्ड यूज नहीं किया, मैंने कहा मैं अपनी सभी कार आपको 10 लाख में देना चाहता हूं। आपके मन में कितनी गाड़ियां आ रही है? 7 गाड़ियां आ रही है। और मेरे मन में कितनी चल रही है? 2। इसका मतलब मेरा और आपका मनों का मिलन है या नहीं है? नहीं है। तो इसका मतलब है आप आगे 10 लाख रुपए लेकर और बोले साहब गाड़ी की चाबी दो, और मैंने उठा के नैनो और अल्टो की चाबी रख दिया, क्या आप लेके चले जाओगे? नहीं, आप बोलोगे अरे सर मेरे को तो 7 गाड़ियां चाहिए। मैंने कहा भैया 7 तो अपनी है भी नहीं, अपने पास तो 2 ही गाड़ियां, इन्हीं 2 की बात की थी। बोले सर मैंने तो 7 समझा था। मैंने कहा भाई मैंने तो 2 की बात की थी। तो ऐसे केस में हमारे बीच में जो अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट माना नहीं जाएगा। दैट विल बी अ वॉइड अग्रीमेंट, दैट विल बी अ वॉइड अग्रीमेंट। तो एक अच्छे अग्रीमेंट के अंतर्गत क्या होना जरूरी है बेटा? कंसेंट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कंसेंट होना जरूरी है। अब यहां पर बोला गया भाई कंसेंट तो अपनी जगह, लेकिन कंसेंट फ्री भी होना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री? फ्री का मतलब होता है विदाउट एनी प्रेशर। तो भाई कंसेंट फ्री होना चाहिए और कंसेंट होना चाहिए। अगर फ्री कंसेंट है तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। और अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब 3 केस निकले। फ्री कंसेंट है, वैलिड। फ्री है बट कंसेंट ही नहीं है, वॉइड। फ्री नहीं है बट कंसेंट है, वॉइडेबल। क्या ये बात समझ में? पक्का? तो कंसेंट होना जरूरी है वरना वॉइड। कंसेंट फ्री नहीं हुआ तो वॉइडेबल, और कंसेंट फ्री हुआ तो वैलिड। अब आइए बात करते हैं कौन कौन से ऐसे केस है जहां पे कंसेंट जो है वो फ्री नहीं होता। तो दोस्तों बोला गया भाई ये सारे ऐसे केसेस है जहां पे कंसेंट फ्री नहीं होता। जैसे पहला केस है दोस्तों क्या? कोअर्जन। दूसरा क्या बताइए? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा फ्रॉड। चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन। और पांचवा मिस्टेक। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे कंसेंट क्या नहीं होगा? फ्री नहीं होगा। इसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी इंसान को किसी प्रेशर में या किसी थ्रेट में क्या कर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहे हैं। इसका मतलब है भाई क्या करने की कोशिश की जा रही है? कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाय कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, या थ्रेटनिंग टू अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। इनमें से कोई भी काम करके अगर आप सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहे हो तो ये कैसा है? बोलो वॉइडेबल। क्योंकि यहां पे क्या होगा? कोअर्जन। भाई सिंपल सी बात है, अगर आज मैं आपका कोई भी चीज ले लूं और फॉर एग्जांपल आपसे जोर जबरदस्ती में कुछ करा दूं, जैसे एग्जांपल आपके पास एक महंगी घड़ी है, मैंने आपकी उस महंगी घड़ी को ले लिया और मैंने बोला सी एडमिशन लेना ही पड़ेगा। क्या ये मेरा सही है कि गलत है? गलत है। मैंने आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन किया और डिटेन करके अब आपसे वो काम कराना चाहता हूँ जो माइट भी आप करना नहीं चाहते। तो ये जो मैंने किया है ये क्या है? कोअर्जन। और कोअर्जन में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वॉइडेबल। जिसके अंतर्गत पहला आपको लगेगा अरे हाँ सी एंटर तो नहीं था, तो भाई यहीं से ही करना है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। आपको लगा नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, तो जोर जबरदस्ती में करा दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। तो आपके हिसाब से हो गया वॉइडेबल। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलिए, तो कोर्जन में इफेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला गया भाई एक कंसेप्ट है जिसका नाम है कमिटिंग सुसाइड।
अगर आप कमिटिंग सुसाइड करते हैं, अगर आप सुसाइड कमिट कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? तो बेटा अगर आप सुसाइड कमिट करते हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि अब तो आप खत्म। लेकिन अगर आपने सुसाइड करने की धमकी दिया और किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि कूद जाऊंगा मर जाऊंगा गांव वालों, और आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया इस तरीके से प्रेशर दे करके, तो फिर ये क्या है? कोअर्जन है। और फिर ये कोअर्जन वैलिड होगा कि वॉइड? वैलिड होगा कि वॉइड? दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दैट इज वॉइडेबल। अगर आपको शोले मूवी आपने देखी होगी तो भाई यहाँ पे चढ़ गए थे पानी की टंकी के ऊपर, कौन? धर्मेंद्र जी। उन्होंने बोला हेमा मालिनी के साथ शादी करनी है, मौसी बीच में आ रही थी, मौसी बाद में मान गई। क्यों मान गई? क्योंकि वो पानी की टंकी पे चढ़ गए थे। अब मौसी मान भी सकती थी या बाद में नीचे उतार करके मौसी मना भी कर सकती थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वॉइडेबल। तो अगर आप कमिटिंग सुसाइड करते हैं वो भी क्या है बताइए? कोअर्जन है। लेकिन याद रखेंगे अगर आपने सुसाइड कर लिया तो वो कोअर्जन नहीं है। ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से चले। कई बार अगर हम धमकी देते हैं किसी को भी कि भाई तुमने कोई गलत काम किया मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा, तो ऐसा गलत काम करने वालों के ऊपर अगर आप केस करने की बात करते हैं तो वो क्या नहीं है? वो कोअर्जन नहीं है। वो तो अच्छी बात है भैया कि आप कानून का साथ दे रहे हैं। तो अगर आप बात करें कि भाई थ्रेट टू फाइल अ सूट, अगर आप किसी को धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारे क्या कर दूंगा? केस कर दूंगा, तो वो क्या नहीं है बताइए? कोअर्जन नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलो। अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या कोअर्जन मुझे पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही करना जरूरी है क्या? आप मुझे बताइए, अगर क्या मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप ही को मारू पीटू? नहीं। हीरो के साथ अगर विलेन को कुछ करना होता है तो हीरो क्या, विलेन क्या करता है? हीरोइन को उठा लेता है बेटा, अरे यस और नो, और फिर हीरो से वो काम कराता है, यस और नो। तो इसमें कोअर्जन में हीरो को नहीं मारता, किसको मारता है या किसके साथ गलत कर रहा है? हीरोइन के साथ। अच्छा, जरूरी है क्या कि मैं ही आपके साथ गलत काम करूं? एक तो आपके साथ करूं वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ही करूं क्या वो जरूरी है? मान लीजिए भाई आज मुझे अगर आपको मारना पीटना, आपका घर खाली कराना है, क्या मैं बैच छोड़ करके वहां मारना पीटने करने आऊंगा? अच्छा लगेगा? नहीं। इसके लिए अपन ने मुन्ना भाई रखा है। अपन मुन्ना भाई को फोन करेंगे, वो आपके घर जाएगा, आपको मारेगा पीटेगा और आपका घर खाली कराएगा। तो ये क्या भाई किसी और के थ्रू भी कराया जा सकता है, मतलब मैं किसी और के ऊपर भी कर सकता हूँ या कोई और भी कर सकता है। क्या ये बात समझ में? दैट इज कोअर्जन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। दो प्रकार के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि हस्बैंड और वाइफ में, जो वाइफ है उसके ऊपर हस्बैंड धमकी दे रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं सुसाइड ना करूं तो जो भी प्रॉपर्टी है तुम्हारी वो मेरे भाई के नाम पे कर दो। तो यहाँ पर वाइफ जो है वो भाई के नाम पे प्रॉपर्टी कर देती है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये किससे हुआ है? कोअर्जन से हुआ। बाद में वाइफ बोलती है नहीं नहीं मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, क्या उन्हें मिल जाएगी? यस सर, ये तो वॉइडेबल है। वॉइडेबल है तो बकायदा वाइफ अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वॉइडेबल। बाद में पलट सकते ना। अभी ठीक है भाई तुम चढ़ गए हो छत पे तो ठीक है साइन किया, छत से उतरा उसी को दिया और पेपर भी फाड़ दिया, अरे आया कि नहीं आया? वापस नहीं चढ़ेगा। अरे आया कि नहीं आया? पक्का। या दूसरा केस ऐसा हुआ था कि जो एक अकाउंटेंट था उसके पास सारे वाउचर्स बुक्स थी, किसकी? दुकानदार की, बिजनेसमैन की। अब वाउचर बुक तो इसके पास थी, तो ये लीन करके बैठ गया, लीन करना मतलब कब्जा करके बैठ गया, और बोला भाई दुकानदार तुमने मुझे 10,000 रुपए का लोन दिया था, वो लोन माफ कर दो। अगर माफ करोगे तो ही तुम्हें ये क्या दूंगा? वाउचर्स पेपर्स दूंगा, वरना नहीं दूंगा। अब समझो दुकानदार के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना यार वो रिसिप्ट वगैरह, उसी में तो सब कुछ है। अब समझो आपकी जो रिसिप्ट बुक्स, आपको ने भी फीस पे की, आपको रिसिप्ट मिली होगी, वही रिसिप्ट से तो मेरी पूरी अकाउंटिंग होती है। अब वो बंदा अगर रख लेगा तो मेरे पास कल के दिन कोई एविडेंस ही नहीं है, तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उसका 10,000 का लोन क्या कर दिया? माफ कर दिया। अब ये जो मैंने माफ किया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये किससे हुआ था? कोअर्जन से हुआ था, क्योंकि उसने क्या कर लिया था? अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलो। हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे बीच में, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर व्हाट इज दिस अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू का मतलब होता है अनुचित, और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। तो अनुचित तरीके से जब अपन किसी को प्रभावित करते हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते हैं, इस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनुचित तरीके से अगर आप प्रभावित करते हैं तो अपन किसी भी एरे गहरे से प्रभावित नहीं हो जाते। थोड़ी ना ऐसा होता है कि राह चलते हुए अगर कोई भी इंसान आपको मिला और उसने बोला बेटा तुम्हारी गाड़ी चाहिए, तो तुम उतर जाते हो, जी अंकल लेके चले आओ, मैं ओला से आ जाऊंगा। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन कोई दोस्त यार रिश्तेदार मिल जाए, मैं ही मिल जाऊं इज्जत के नाम पर बेटा, मैं ही मिल जाऊं और आपसे ये बोल दूं कि आपकी गाड़ी चाहिए, क्या दोगे कि ऊपर से लेके चले आओगे?
दे देना, वेरी गुड बेटा, ठीक है, अभी भी लॉ का पेपर है, श्राप दे दूंगा, आई है तो इसीलिए मुझे गाड़ी दे देना। तो ऑन दैट बेसिस क्या हुआ कि भाई आपका और मेरे बीच में कोई रिश्ता है, तो इसीलिए आप मुझसे प्रभावित हो सकते हो, लेकिन हर एरे गहरे से प्रभावित नहीं हो सकते, तो उसके लिए रिश्ता होना जरूरी है, और हमें ये जानना पड़ेगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। वेरी गुड बेटा। तो ये रिश्ते होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिसमें पहला रिश्ता है रियल एंड एपरेंट, दूसरा रिश्ता है फिड्यूशरी, तीसरा है मेंटल डिस्ट्रेस, चौथा है अनरीजनेबल बार्गेन। और इन चारों रिश्तों में आपको दो ही चीज दिखेगी, एक पार्टी है डोमिनेंट, एक पार्टी है वीकर, एक पार्टी है डोमिनेंट और एक कौन सी है? वीकर। जो डोमिनेंट पार्टी है वो अपना डोमिनेंस इस्तेमाल करेगी किसके ऊपर? वीकर पार्टी के ऊपर। और यहाँ पर अलग अलग 4 रिश्तों में पहला है रियल एंड एपरेंट। रियल एंड एपरेंट मतलब यहाँ पे एक पार्टी दिख ही रही है डोमिनेंट और एक दिख रही है क्या? वीकर, लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड, मास्टर एंड सर्वेंट। इसमें दिख रहा है पेरेंट क्या है? डोमिनेंट, चाइल्ड क्या है? वीकर। नेक्स्ट है भाई फिड्यूशरी, विश्वास का रिश्ता। आज अगर मैं आपको जो भी बात बोलता हूं, क्या आप उस बात को मानते हो? यस, क्यों? क्योंकि आपको मेरे पर क्या है? विश्वास है। तो अब वो सारे काम करते हो। तो यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट। या मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल डिस्ट्रेस मतलब कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा मेंटली क्या हो जाते हैं, ये नहीं बोल सकते कि इंसेन है या पागल है, ऐसा नहीं, बट हाँ उनका मेंटल चीज उतना काम नहीं करता। एग्जाम्पल बूढ़े लोग, बूढ़े लोग जो होते हैं वो बाय द एज बच्चा बन जाते हैं। जैसे बच्चा किसी के ऊपर विश्वास कर लेता है, बूढ़े लोग भी किसी के ऊपर कर लेते हैं। बच्चा जिद्दी होता है तो कई बार बूढ़े लोग भी थोड़े से हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि कई बार जो ओल्ड पेशेंट है एंड मेडिकल अटेंडेंट है उनके बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मेंटल डिस्ट्रेस का, जिसमें उन बूढ़े लोग को ये लगता है कि भाई अब मेरा कोई भी है नहीं करने वाला, कर रहा है ये मेडिकल अटेंडेंट कर रहा है। और मेडिकल अटेंडेंट उस बूढ़े आदमी से क्या बोलता है कि भाई तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। वो बूढ़े इंसान को करना पड़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है मैं नहीं करूंगा तो जो छोटी मोटी जिंदगी बची है वो इसमें मेरी सेवा नहीं करेगा और मेरे को पूरा दुख सहन करना पड़ेगा। तो बोले भाई एक काम करो, इसी के नाम पे प्रॉपर्टी कर दो। तो ये भी जो प्रॉपर्टी का ये देना हुआ है मेडिकल अटेंडेंट को, ये जो दिया गया है ये किस में दिया गया है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में, या अनरीजनेबल बार्गेन कर रहे हो आप। अनरीजनेबल बार्गेन कैसा? कि भाई आज मेरी पोजीशन खराब है, मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है, मैं आपसे बोल रहा हूँ साहब पैसा दे दो, मैं अभी अभी कल मैच हुआ था थोड़ी तकलीफ हो गई थी, अरे आया कि नहीं आया, तो ऑन दैट बेसिस भाई मेरे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब मान लीजिए अब आप क्या करोगे, जब पैसा मुझे दोगे और आपको पता है मैं फंसा हुआ हूँ, तो ऑन दैट बेसिस आप पैसे में नॉर्मल ब्याज चार्ज करोगे कि एक्स्ट्रॉर्डनरी? एक्स्ट्रॉर्डनरी। आप बोलोगे ठीक है भाई ले जा लो पैसा, लेकिन 100% लगेगा पर मंथ का। क्या मांग रहे हो? ब्याज 100% पर मंथ। लेकिन मैं तो करूंगा ही भाई जान बचाने के लिए, तो ऑब्वियसली तो मैं कहा डन डन डन, जो बोलो वो कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपने मेरा क्या किया है? गलत फायदा उठाया है। तो ये भी है अनुचित तरीके से क्या करना? प्रभावित करना। तो इसके लिए रिश्ते चाहिए, 4 रिश्ते, रियल एंड एपरेंट, फिड्यूशरी, मेंटल डिस्ट्रेस और अनरीजनेबल बार्गेन। अब होता क्या है ना बेटा, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना उसकी एक खास बात है। उसकी खास बात ये है अनड्यू इन्फ्लुएंस की, कि ये जब भी किया जाता है तो कोई मारपीट करके तो किया नहीं जाता, कुछ इस तरीके से तो किया नहीं जाता। तो होता क्या है पता है? होता यही है कि यहां पर आप खुद क्या कर रहे हो? मेरी बात मान रहे हो, मैं मारपीट नहीं रहा हूं। मारपीट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अब अगर आप मेरे पास आए हो, आप बोल रहे हो साहब मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसका इलाज कराना है, मैंने आपको बोला ठीक है मैं देने को तैयार हूं, लेकिन 10% ब्याज लगेगा पर मंथ का, मतलब साल का 120% ब्याज लगेगा। आपने बोला जो बोलोगे दूंगा सरकार, अभी पैसा दे दो। अब आप मुझे बताइए मैंने आपके साथ क्या कोई जोर जबरदस्ती की? आप खुद आए ना, तो मेरी टर्म्स माननी पड़ेगी। लेकिन अब ये टर्म्स खराब हैं, तो ये खराब और सही कौन तय करेगा? कोर्ट। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनता है वॉइडेबल, बट यहाँ पे आ जाती है चॉइस ऑफ दी कोर्ट। अब चॉइस ऑफ दी कोर्ट में कोर्ट जब आंसर करेगा तो कोर्ट आंसर में कुछ भी बोल सकता है। कोर्ट ये बोल सकता है नहीं नहीं सब सही है, एवरीथिंग इज राइट, 10% तो देना पड़ेगा। या फिर कोर्ट ये बोल सकता है कि नहीं नहीं 10% बहुत ज्यादा है, 2% किया जाए, 2% पर मंथ का ब्याज देगा वो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देंगे? रीजनेबल। या फिर तीसरा कोर्ट हो सकता है ये भी बोलते डोंट पे एनी अमाउंट, कि भाई ये जो लड़का है, ये जो आदमी है, जो विलेन है, ये बहुत गलत काम कर रहा है और इसने ऐसा कैसे काम किया, एक बार इसको तो सजा मिलनी चाहिए, तो डोंट पे दी अमाउंट। तो कुछ भी हो सकता है, कोर्ट चाहे तो कैसा भी ऑर्डर देगा, जो ऑर्डर कोर्ट देगा हम उसे मानना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दोस्तों जिसे अपन बोलते हैं फ्रॉड। फ्रॉड का कंसेप्ट क्या है कि भाई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों 2 प्रकार की बात होती है, एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स। फॉल्स में भी 2 प्रकार की बात होती है, एक होती है मटेरियल बात को फॉल्स बोलना, एक होता है इमटेरियल बात को फॉल्स बोलना। अगर आपने इमटेरियल बात को फॉल्स बोला होगा
तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अगर आपने मटेरियल बात को क्या बोला है, फॉल्स बोला है, तो यहाँ पे भी दो बातें, या तो जानबूझ के फॉल्स बोलोगे या तो अनजाने में फॉल्स बोलोगे। अगर जानबूझ के कोई मटेरियल बात को झूठ बोला है तो वो केस है फ्रॉड का। किसका केस है? फ्रॉड का। और अगर अनजाने में कोई मटेरियल बात को झूठ बोला है तो वो केस बनेगा मिस रिप्रेजेंटेशन का। मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में किस चीज का अंतर है? जानबूझ के और अनजाने में। अगर मैं जानबूझ के गलत बात कर रहा हूं तो वो फ्रॉड है, अगर अनजाने में बोल रहा हूं तो ये क्या? मिस रिप्रेजेंटेशन। ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से चल। अब फ्रॉड जो है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई, एन एक्ट विच इज कमिटेड बाय पार्टी विद एन इंटेंट टू डिसीव एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर फ्रॉड करना है दोस्तों तो फ्रॉड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका फॉल्स सजेशन। आपने क्या बोला है बताइए? झूठ बोला है, और ये जानते हुए बोला है कि आपने झूठ बोला है। अरे आपको पता भी है कि आप झूठ बोल रहे हो और जानबूझ के झूठ बोल रहे हो। दूसरा एक्टिव कंसीलमेंट। व्हाट इज दिस एक्टिव कंसीलमेंट? छुपाना। किसको छुपाना? यस, कोई भी मटेरियल फैक्ट को छुपाना, कोई भी गलतियों को छुपाना, दैट इज नोन एज व्हाट? एक्टिव कंसीलमेंट। तीसरा हो जाता है प्रॉमिस टू डू विद इंटेंट ऑफ नॉट परफॉर्मिंग इट। मतलब हम क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं क्या चीज का? ऐसा कुछ करने का जो हम करना ही नहीं चाहते, यानी एक्ट फिटेड टू चीट। ठीक है भाई, अपन ने कोई ऐसा काम किया है जिसे अपन चीट करने का बोल सकते हैं, या कोई ऐसा एक्ट जो कि फ्रॉडुलेंट बोला गया है। इनमें से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो क्या माना जाएगा? फ्रॉड। चाहे आपने जानबूझ के झूठ बोला हो, चाहे आपने कोई बात छुपाई हो, कोई ऐसी कसम खाई हो जिसको पूरा करने का इरादा ही ना हो, कोई भी ऐसा काम किया हो जो कि चीट करने का, या सच एन एक्ट विच इज स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का? अच्छे से चलो। अब दो लोगों के बीच में झूठ बोला गया है, लेकिन वो दो लोगों के बीच में जो झूठ बोला गया है क्या वो वाकई में फ्रॉड है या नहीं है, इसके लिए आपको कुछ चीजों को चेकआउट करना पड़ता है। अगर वो चीजें वहां पर हैं तो ही वो फ्रॉड है, अदरवाइज वो क्या नहीं है बताइए? फ्रॉड नहीं है। तो फ्रॉड के लिए बोला गया भाई कुछ चीजों को वहां पर क्या किया जाएगा? देखा जाएगा। कुछ चीजों को देखा जाएगा, उसमें बोला गया भैया पहली चीज जो भी फ्रॉड होता है वो फ्रॉड हमेशा किया जाएगा बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। किसके द्वारा होगा? बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई और इंसान क्या नहीं कर सकता है? फ्रॉड नहीं कर सकता है। फ्रॉड हमेशा कौन करेगा? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मैं ही आपके साथ करूंगा, आप ही मेरे साथ कर सकते हैं, कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आई? आज एग्जाम्पल के नाम पर अगर मान लीजिए भाई मैंने आपसे बोला, ध्यान से समझो, मैंने आपसे बोला भैया आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, मैंने आपसे बोला मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, मैंने आपसे बोला मेरे पास पूरी टीम है पढ़ाने वाली, लेकिन इनमें से कोई भी बात सच नहीं थी। ना मैं कोर्स कराऊंगा, ना मेरे पास टीम है, ना ही मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। तो मैंने आपके साथ क्या किया? फ्रॉड किया। अर्चित ने अपने एक दोस्त है अंकुश को बोला कि भाई तू नाटक क्लासेस ज्वाइन कर ले, मैंने सुना है कि वहां पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोर्स कंप्लीट कराते हैं, पूरी टीम उनके पास अवेलेबल है। अंकुश आया, उसने ज्वाइन कर लिया, कल के दिन यहाँ पे कुछ भी मिला नहीं। वो बोल रहा है अर्चित के ऊपर कि भाई तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा। क्या वो केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि अर्चित क्या नहीं है? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं बोलूंगा, मैं झूठ बोलूंगा तो भाई वो गलत है, लेकिन कोई और मेरे बिहाफ में झूठ बोलेगा तो वो गलत नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट अर्चित इज एजेंट? तो फ्रॉड है, क्योंकि एजेंट बोल रहा है मतलब प्रिंसिपल बोल रहा है। यस और नो? समझ में आया? तो भाई ये यहाँ पे क्या बोला गया कि हमेशा कौन करेगा बताइए? पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज बोला गया भाई आपको यहाँ पर क्या बोलना है? झूठ बोलना है। तो जो भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो फॉल्स होना चाहिए, फैक्ट बात से रिलेटेड होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले झूठ बोलना है, ये जानते हुए झूठ बोलना है कि आप झूठ बोल रहे हो। उसके बाद सामने वाले पार्टी जो है उसने उस झूठ पर ही विश्वास करके क्या किया होगा? कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, और आपको लॉस होना चाहिए। जहां कहीं पर पे भी ये सातों पॉइंट, जहां कहीं पर पे भी ये सातों पॉइंट पूरे होंगे वहीं पर ही क्या होगा दोस्तों? फ्रॉड होगा, अदरवाइज वहां पे फ्रॉड नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब फ्रॉड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है? तो फ्रॉड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। प्लस अगर आपके साथ धोखा होता है तो आपको दुख होता है, दुख होता है मतलब आपको क्या मिलेगा? डैमेजेस। क्या मिलेगा बेटा? डैमेजेस। तो अगर बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइडेबल, प्लस यहाँ पे होता है क्लेमिंग ऑफ डैमेजेस। अब अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें वॉइडेबल, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है बेटा? वैलिड, या फिर कैसा हो जाता है? वॉइड। अब वैलिड होगा तो इसका मतलब है यू कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड है तो यू मे रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब डैमेजेस की बात की जाए तो भाई डैमेजेस में यू कैन क्लेम दी डैमेजेस, डैमेजेस मतलब मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वैसे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आप वॉइड
नहीं कर सकते। जैसे पहला केस है, अगर आपको बाद में पता चल जाता है कि आपके साथ धोखा हुआ है और फिर भी आप उस चीज का फायदा उठाते हैं, तो ये तो गलत है ना। मैंने आपको एक बेंच बेची, आपको एक मोबाइल बेचा असली बोल करके, नकली मोबाइल दे दिया। अब आपको वो नकली मोबाइल भी ठीक लगा, आप यूज कर रहे हो। 2 साल बाद आपको लगा यार वो नकली मोबाइल को बदलना है, 2 साल बाद मुझे फोन करके बोल रहे हो कि धोखेबाज आपने नकली मोबाइल दिया। तो आप मुझे बताओ, 2 साल के बाद फोन करोगे तो ये सही है कि गलत है? गलत है, ऑब्वियस सी बात है, मैं अवॉइड नहीं करने दूंगा। या फिर दूसरा पार्टी गिव द कंसेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। आपने फ्रॉड को इज्जत ही नहीं दिया। मैं जो बातें बोल रहा था, आपने उस बात के बदले कोई और बात पे आपने क्या कर दिया, हामी भर दिया। अरे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास टीम है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। आपने बोला ये सब तो ठीक है, और बताओ और क्या है? मैंने कहा मैं क्लासरूम में एसी है, हम स्पीकर है, हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आपने बोला ये बहुत अच्छी बात लगी, एक काम करो एडमिशन लिख लो। अब आप मुझे बताइए, आपने एडमिशन उस बारे में नहीं लिया कि टीम है, फ्रॉड है, मतलब मैं कोर्स कंप्लीट करा दूं, ये सब से आपको मतलब ही नहीं। आपने कहा एसी अच्छा चलना चाहिए क्लास का, अब उस कारण से आपने एडमिशन लिया है। तो मैंने अगर कोर्स नहीं कंप्लीट कराया तो क्या आप मेरे पर केस कर सकते हो? द आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर आपने उस बात को इज्जत ही नहीं दिया था। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब नहीं हो सकता है? जब आपको फ्रॉड के बारे में पता चला लेकिन आपने फिर भी बेनिफिट उठाया, या पार्टी ने कंसेंट तो दिया लेकिन विद इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड, या फिर कहीं पर जहां पर साइलेंस अमाउंट्स टू क्या है, फ्रॉड, एंड द पार्टी हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ। पार्टी हैज द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं बताइए? कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकते। अब अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, क्या चुप रहना फ्रॉड करने के बराबर होता है? तो लॉ मेकर बोलता है आंसर इज नो, चुप रहना फ्रॉड करने के बराबर नहीं है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में चुप रहना फ्रॉड करने के बराबर होता है। हर केस में नहीं होता, कुछ ही केस में होता है। पहला केस जहाँ पे आपने हाफ ट्रूथ बोला, मतलब आधा सच बोला, लेकिन बाकी चीज पर आप क्या रह गए, चुप रह गए। तो बाकी चीज पर अगर आप चुप रह गए, दैट इज हाफ ट्रूथ, तो वहां पे चुप रहना विल बी इक्वलेंट टू फ्रॉड। या फिर जहां पे आपका चुप रहना बोलने के बराबर हो गया। सर मतलब भाई आप मेरे पास आए, आपने बोला सर क्या ये फोन असली है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आपने बोला सर क्या ये फोन असली है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आपने बोला सर अब आप जवाब नहीं दोगे तो हम ये मान लेंगे कि ये फोन असली है। आपने फिर पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया, आप क्या समझोगे? असली है। मेरा चुप रहना बोलने के बराबर हो गया, हाँ के बराबर हो गया। तो यहां पर अगर ये फोन नकली निकला तो क्या आप बोल सकते हैं मैंने आपके साथ धोखा किया है? यस सर बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि यहाँ पे साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच। या जहां कहीं पर मेरे को बोलना चाहिए था लेकिन मैंने बोला नहीं, एग्जाम्पल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, एक लड़का एक लड़की को देखने गया, दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में आई, दोनों ने रिश्ता पक्का कर लिया, शादी करा। शादी करके लड़की घर गई तो स्वागत में उसकी पहली वाइफ खड़ी है। अब लड़की ने बोला तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम शादीशुदा। लड़के ने बोला तुमने पूछा नहीं। अब ये बातें क्या पूछने की होती है? ऐसे पूछ मत लेना बेटा, क्या कर रहे हो, समझ में आया तो जा करके ऐसे मत पूछ लेना। तो इसीलिए क्या बोल दिया भैया, पूछने की बात थोड़ी ना, ये तो सामने से बताने वाली बात है। तो अगर आपने नहीं बताया तो ये क्या है बताइए? फ्रॉड है। या इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस कंपनी को आगे बढ़कर के सारी चीजें बतानी चाहिए कि किस केस में क्लेम मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। इसीलिए वो बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसमें बहुत सारा इंग्लिश लिखा होता है। तुम इंग्लिश देखते साथ ही पढ़ना छोड़ देते हो, तुम सीधा साइन कर देते हो। तो भाई उन्होंने बताया था, अब तुमने नहीं पढ़ा तो उस केस में तुम्हारी गलती मानी जाती है। तो इसीलिए आज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वहां उनकी ड्यूटी है कि भाई इंश्योरेंस के बारे में हर चीज वो आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर हो गया मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इसमें चुप रहना क्या है, फ्रॉड करने के बराबर। या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, यहाँ पे भी चुप रहना क्या है, फ्रॉड करने के बराबर। या शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी विश्वास की बात है, यहाँ पे भी चुप रहना किसके बराबर है, फ्रॉड के बराबर। या फिर बोला जाता है भाई फिड्यूशरी रिलेशनशिप। सर व्हाट इज दिस फिड्यूशरी रिलेशनशिप? विश्वास का रिश्ता। तो विश्वास के रिश्ते में अगर मान लीजिए भाई मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने विश्वास दिखा करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप ये उम्मीद करते हो कि मैं आपको हर एक बात बताऊंगा इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अगर आप विश्वास से मेरे पास आए हैं और अगर मैंने आपको नहीं बताया तो ये क्या है, फ्रॉड है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छे तरीके से चल। तो ये चीजें अपन ने देख लिया दोस्तों, ये हो गया किसके बारे में, फ्रॉड के बारे में। अब फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों क्या है, लगभग लगभग सेम है। बस अंतर किस बात का है कि मिस रिप्रेजेंटेशन गलती से होता है और फ्रॉड जो है वो जानबूझ के होता है।
तो मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, इट इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेड व्हाट दोस्तों, इनोसेंटली, और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल फैक्ट मेड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। इसके लिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट्स याद करने हैं, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन की जब डेफिनेशन आएगी तो ये 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, जिसमें पहली चीज है क्या दोस्तों, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के बारे में, दूसरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी के बारे में, और तीसरा इनोसेंट मिस्टेक के बारे में। तो ये आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर अपन बात करें मिस रिप्रेजेंटेशन के कौन से स्पेशल एलिमेंट या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, पहला बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट आपका नुकसान कराना नहीं है, ऑब्जेक्ट है आपका सिर्फ और सिर्फ किस में एंटर कराना, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना। इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन भी सेम है, यहाँ पर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल, बट यहाँ पे क्लेमिंग ऑफ डैमेजेस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जानबूझ के तो किया नहीं था, अनजाने में हो गया था, तो डैमेजेस क्लेम नहीं होंगे। हाँ, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज मिस्टेक। व्हाट इज मिस्टेक? गलती। और ये गलती होती है बेटा किससे, दिमाग से। किससे होती है, दिमाग से, क्योंकि आपको लगा था चीज कुछ और है और आपको पता कुछ और था। तो इसका मतलब हो जाता है एररनेस बिलीफ, आपकी सोच में ही खोट है। तो जब आपकी सोच में खोट होता है उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मिस्टेक। तो मिस्टेक का मतलब है एररनेस बिलीफ, दैट इज भाई मिस्टेक है। अब मिस्टेक भी होती है दो प्रकार की, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब है कि भाई लॉ को पढ़ने में, लॉ को समझने में आपसे मिस्टेक हो गई, लॉ को पढ़ने में, लॉ को समझने में आपसे मिस्टेक हो गई, इसे अपन क्या बोलेंगे, मिस्टेक ऑफ लॉ। अब आप मुझे बताओ, इंडियन लॉ को पढ़ने में आपसे मिस्टेक होनी चाहिए थी क्या? नहीं होनी चाहिए थी। बीइंग एन इंडियन ये माना जाता है कि आपको भारतवर्ष में जितने भी एक्ट हैं वो सारे एक्ट का आपके पास नॉलेज है, और अगर नहीं भी है तो हम तो ये मान के चलेंगे कि है, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो इसीलिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो बनता है नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल मतलब या तो ओनली वैलिड होगा या तो ओनली वॉइड होगा, आपकी इच्छा से कुछ नहीं हो सकता। तो भैया अगर वो वैलिड है तो वैलिड है, वॉइड है तो वॉइड है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, नॉट वॉइडेबल। हालांकि अगर अपन बात करें तो वो वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। ये होता है कौन से लॉ के लिए, इंडियन लॉ के लिए। लेकिन फॉरेन लॉ को पढ़ने में आपसे मिस्टेक हो गया, फॉरेन लॉ को पढ़ने में मिस्टेक हुई है तो ये वॉइड, ये जो है भाई ये हो जाता है वॉइड। बोला जाता है कि भाई अगर फॉरेन लॉ को पढ़ने में मिस्टेक हो रही है तो ये आप ही की मिस्टेक है। मतलब आप ही की मिस्टेक कैसी है, क्योंकि आपको आइडिया तो है ही नहीं कि फॉरेन लॉ को कैसे पढ़ना है, तो आपकी मतलब आपकी मिस्टेक नहीं है, फॉरेनर्स की मिस्टेक है कि भैया वहां पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अपनी लैंग्वेज में बनाया। अब मेरे को थोड़ी ना चाइनीज समझता है बेटा, शिंग शैंग शू चू चू चू, तो ये सब मेरे को समझ में नहीं आता। तो अब मैंने अगर पढ़ भी लिया उसमें मिस्टेक हो भी गई तो बोला जाता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वॉइड। और इस मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को माना गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या माना गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी दो बातें, एक है बायलैटरल मिस्टेक, एक है यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक मतलब दोनों पार्टी किसमें, मिस्टेक में। अब दोनों पार्टी मिस्टेक में या तो होंगी रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर या तो होती है रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर मिस्टेक में कैसे हो जाती है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर अगर मिस्टेक में हो जाते हैं या तो क्वालिटी को लेके, या तो क्वांटिटी को लेके, या तो टाइटल को लेके, या तो आइडेंटिटी को लेकर, या तो एग्जिस्टेंस को लेकर। एग्जाम्पल मेरे पास दो घोड़े हैं बेटा, एक है तांगे वाला और एक है रेसिंग हॉर्स। मैंने बोला मैं आपको अपना एक घोड़ा बेचना चाहता हूँ 10 लाख रुपए। आपको क्या लग रहा है क्या बेचूंगा, लेकिन मैं बेचना चाहता था। हम दोनों के सोच में क्या है, खोट है, ऑब्वियसली बात है। मैं सोच रहा हूँ रेसिंग तांगे वाला, आप क्या सोच रहे हैं, रेसिंग। मैं अपनी सभी गाड़ियां बेचना चाहता हूँ, आपके दिमाग में कितनी आ रही है, 7, मेरे दिमाग में कितनी चल रही है, 2। आया कि नहीं आया? तो ये मिस्टेक हो जाती है रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। और यहाँ पर ये जो बायलैटरल मिस्टेक है रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है बताइए, वॉइड। लेकिन अगर अपन बात करें किसके बारे में दोस्तों, दैट इज रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज दिस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, यहाँ पर अपन दोनों मिस्टेक में हैं, किसको लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को लेकर के। अब कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को लेकर के मिस्टेक में, इसका मतलब क्या है भाई, कि भाई मेरे को लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा लेकिन एक्चुअली में नहीं हो पाएगा। मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा था कि अपन लोग गुटखा खरीद और बेच सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये मोदी जी ने बैन कर रखा है, और ये बात अभी अपन को पता नहीं चली है, क्योंकि आप भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ।
अपन ने सोचा कि भाई शाम को मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, और शाम को पता चल रहा है, बाहर निकले मार्केट में कि भाई मोदी जी ने उसे बैन कर चुका है। अब हमें लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन अब हो नहीं सकता। तो यहाँ पे दोनों पार्टी किसमें थी? मिस्टेक में थी। तो अगर बायलैटरल मिस्टेक होता है, या तो सब्जेक्ट मैटर का होगा, या तो किसका होगा बताइए दोस्तों? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का होगा। चलिए नेक्स्ट एक और हो सकता है, दैट इज नोन एज यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब कितनी पार्टी मिस्टेक में? एक पार्टी। अगर एक पार्टी मिस्टेक में तो उसे अपन क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल मिस्टेक। अब आपकी सोच में खोट है तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? नहीं हूं ना, ऑब्वियस सी बात है। तब अगर आपकी सोच में खोट नहीं है, खोट है, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी नॉट वॉइडेबल, दैट विल बी वैलिड। अरे आप कुछ भी सोच लो यार, मैंने आपसे फीस लिया, आपने सीए फाउंडेशन का एडमिशन ले लिया, अब आप आगे सीए इंटरमीडिएट की क्लास में भी बैठना चालू कर दिए। मैंने कहा बेटा फीस नहीं दिए, आप बोल रहे हो सर मुझे लगा था कि फाउंडेशन में इंटर भी इंक्लूडेड है। तो आपके सोचने से हो जाएगा? ऐसे में तो आप कुछ भी सोच लोगे बेटा, तो क्या हर चीज हो जाएगी? आंसर इज नो। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है भाई, जो जैसा है वो वैलिड ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी सोच में, अकेले की सोच में खोट है, आपने कुछ भी सोचा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट उससे वॉइड नहीं होने वाला। आप किसी गोल्ड के शोरूम में गए, आपने नकली मोतियों की माला को असली मानते हुए खरीद लिया, ये आपकी गलती है, आपने नकली को असली माना। भाई उसने थोड़ी ना बोला था कि ये असली है, आपने ही खरीद लिया नकली मोतियों की माला को असली मानते हुए। अब बाद में जा रहे हो सर ये तो नकली है। तो ऐसे केस में भैया वो आपको पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, ये आपकी गलती है। तो आपने कुछ भी माना हो, उससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, दो केसेस में वॉइड हो जाता है। अगर देयर इज अ मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर है, लाइक मेरा कॉन्ट्रैक्ट का नेचर था फॉर एग्जांपल गिफ्ट का, मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था गिफ्ट का, और गलती से मैं कॉन्ट्रैक्ट कर बैठा सेल का। या फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था सेल का, गलती से क्या कर बैठा? गिफ्ट का। लाइक मैं अपनी जायदाद जो है वो बेचना चाहता था, और मेरे से साइन करवा लिए गए किसमें? जायदाद को गिफ्ट में करने के। भाई मैं इसमें करना ही नहीं चाहता था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे पता नहीं था क्या लिखा है, मैंने साइन कर दिया, मैंने अंगूठा लगा दिया, तो भैया ये मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी मिस्टेक में बताइए? एक पार्टी मिस्टेक में। अब एक पार्टी मिस्टेक में है तो है, हालांकि होता तो वैलिड है, बट इस केस में कैसा होगा बताइए? वॉइड। यही बात समझ में? पक्का? दूसरा, या तो फिर किसमें? नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी। अब आइडेंटिटी ऑफ पार्टी मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था किसी और से, कर बैठा किसी और के साथ। तो इस केस में भी क्या है भाई? माना मेरी मिस्टेक है, लेकिन भाई इस केस में कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। एग्जाम्पल के नाम पर, मान लीजिए मिस्टर एक्स एक ऐसे बच्चा है जिसको मैं एडमिशन देना ही नहीं चाहता अपने। अब उसने अपने दोस्त मिस्टर वाई को भेज दिया और एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करा दिया, पैसा जमा करा दिया। अब एक्स चलता फिरता आ रहा है कोचिंग में, मैं उसको रोकना चाहता हूँ, वो बोल रहा है सर मैंने फीस दे दी है, मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो आपकी क्लास में बैठूंगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसे केस में मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था? नहीं, लेकिन मैं कर बैठा। मुझे लग रहा था मैं वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बट मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्स के साथ हो रहा था, ये मुझे खुद को पता नहीं था। तो इसमें मैं मिस्टेक पे था, लेकिन मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया कि भैया ठीक है, एक ही पार्टी मिस्टेक में, बट ये क्योंकि मिस्टेक है रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी, तो बकायदा इसमें कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। इसमें मैंने जो क्लासरूम में एग्जांपल दिया था, थोड़ा उसको रिकॉल करा देता हूँ। इसमें अपन ने एग्जांपल देखा था नीता अंबानी का, कि भाई नीता अंबानी जो है वो मेरे पास आई, लेकिन वो नीता अंबानी जो थी वो कोई ओरिजिनल नीता अंबानी नहीं थी। मेरा मेरा धंधा है बेटा पीसी ज्वेलर्स। मैं कौन हूँ? पीसी ज्वेलर्स। एक मोहतरमा आई और उन्होंने बताया मैं नीता अंबानी हूँ, मेरे को क्या करना है? ज्वेलरी देखनी है। अपन ने अंबानी सुना और नीता सुना, अपन को लगा मुकेश भैया वाली है। अपन सीधा उनको 7th फ्लोर पे लेके गए, जहाँ पे हमारी करोड़ों की ज्वेलरी होती है। वहां पे उनको अच्छे अच्छे हार दिखाए, नेकलेस दिखाए, 5-5 करोड़ की स्टार्टिंग रेंज के दिखाए। उनको 4 पसंद आ गए, 20 करोड़ का माल उन्होंने रख लिया। अब उन्होंने, अब जब पैसा पेमेंट करने की बारी आई, तब वो बोले कि अरे नहीं, पहले तो हस्बैंड को दिखाना पड़ेगा। अरे मैंने कहा बिल्कुल दिखाओ भैया, मुकेश भैया को दिखाओ, क्या तकलीफ है? तो मुकेश भैया के पास वो लेकर के जाएंगी और अपने को तो बिल मिल ही जाएगा, इतना रेपुटेटेड इंसान है, अपन उनको जाने दिया। अब क्योंकि उनको तो बाद में क्या पता चला कि भाई वो बाहर जब गई तो पता चल रहा है कि वो रिक्शे से जा रही है, और रिक्शे वाले से लड़ाई कर रही है कि 80 रुपए नहीं, मैं तो 50 रुपए ही दूंगी। अब मुझे बताओ, उनके हाथ में 20 करोड़ की ज्वेलरी है और वो लड़ाई कर रहे हैं कितने रुपए के लिए? 30 रुपए के लिए। अब मुझे बाद में पता चला कि ये नीता अंबानी वो नहीं है जो मुकेश अंबानी वाली है, क्योंकि मुकेश अंबानी वाली नीता अंबानी जो है मुंबई इंडियंस के मैच में बैठी है लाइव। तो इसका मतलब समझ में आ गया, अपन ने किसी गलत इंसान के साथ क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब आप मुझे बताओ ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? वापस ले लूंगा? यस, क्योंकि मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता था, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
क्या ये बात समझ में आई? पक्का अच्छे से? चलो हाँ जी। उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो नीता अंबानी कौन सी है, मुकेश भैया वाली। वो तो बोले आई एम नीता अंबानी, अपन ही मान बैठेगी वही वाली है। आया कि नहीं आया? पक्का। हाँ वो अगर बोल देती कि मैं मुकेश अंबानी वाली नीता अंबानी हूँ, मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो फिर वो फ्रॉड हो जाता। समझ में? चलो। इसमें थोड़े थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं चैप्टर में से, लाइक डिफाइन फ्रॉड आप देख सकते हैं, मिया साइलेंस एज टू फैक्ट एज फ्रॉड, ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है। लॉ रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ मिस्टेक, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये भी है। फिर एक यही छोटा सा है, ए थ्रेटन इज वाइफ एंड सन, कि वो सुसाइड कर लेगा नहीं तो उसके भाई के नाम पे सब कुछ कर दो, अभी पढ़ाया था, ठीक है। वही है, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक केस स्टडी है नॉर्मल सी। ये भी एक केस स्टडी है किसके ऊपर भाई? दैट इज रिगार्डिंग द कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, दैट इज फ्रॉड को लेकर के। फिर यहाँ पर पे भी साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड को लेकर के केस स्टडी है, ठीक है। फिर यहाँ पर पे भी अगर देखा, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या बोल रहा है। पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन तो किसका है? फ्रॉड का है, मान लिया भाई। अब आपसे पूछा गया है, नाउ राम वांट्स टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो रिसाइन कर सकता है? यस और नो? यस और नो? व्हाई नो? क्योंकि उसने उसे वैलिड कर दिया, एक बार वैलिड कर दिया तो वॉइड नहीं कर सकते। उसने 45% बोला, ठीक है भैया पैसा दे दे, चल ठीक है मैं देख लूंगा, तो भैया वैलिड कर दिया बाप ने। 45% ही मिला ना बेटा, बाइक तो मेरे को 100% पूरी मिलनी थी, मेरा तो अभी भी नुकसान है। समझ में आया? तो वैसे तो वो नुकसान ही है, बट ठीक है यहाँ पे आपने क्या कर दिया, वैलिड कर दिया। अब आप वॉइड नहीं कर सकते। समझ में आया? अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर सवाल है, फिर यहाँ पे मियाँ साइलेंसेस टू फ्रॉड के ऊपर है, तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलो। यहाँ पे भी देखो अगेन सेम ही क्वेश्चन, यहाँ पे भी लगभग लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा पहला, लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन मिक्स हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताओ। अब कई बार बच्चा पता है क्या करता है, एक्साइटेड हो जाता है, एक ही जवाब दे के आ जाता है बस। यहाँ पे तो दो 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 क्वेश्चन है। पहला है क्या आएगा, कंसेप्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन बताओ, और दूसरा है कि सोहन ने इंड्यूस किया किसको? सूरज को, टू बाय हिज मोटरसाइकिल सेइंग दैट इट इज अ वेरी गुड कंडीशन। अरे आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर लिखने पड़ेंगे। तुम एक का लिख करके आ जाते हो तो पता चला बनता बनाया क्वेश्चन खराब हो गया। यस और नो? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर ब्रेक है, पढ़ेंगे क्या लिखा है। बोलो क्या हुआ केस, अंडर इन्फ्लुएंस का क्या? तो ऐसे केस में उसने रिफ्यूज कर दिया, क्या वो रिफ्यूज कर सकता है? यस और नो? कैन डॉक्टर रिकवर द अमाउंट, बताओ। यस और नो? नो सर। ठीक है, तो ये लिखा ना, डॉक्टर झुनझुन वाला कैन नॉट रिकवर द अमाउंट। यस और नो? चलो, तो ये अपन ने देख लिया दोस्तों, ठीक है। लेते हैं अपन ब्रेक, और ब्रेक लेने के बाद फिर अपन बातें करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है। चलो।